हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी समांतर श्रेणी प्रश्नावली चल रही थी 5.3। इसमें हमने 16 सवाल देख लिए थे। आज सवाल नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लिख के दिया, देखो, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मतलब सेक्शन है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। यानी चौथी कक्षा का है तो एक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा। पांचवी कक्षा का बच्चा है, पांचवी कक्षा का एक सेक्शन है, वो 5 पेड़ लगाएगा। छठी क्लास का एक सेक्शन 6 पेड़ लगाएगा। 10वीं क्लास का एक सेक्शन 10 पेड़ लगाएगा। ठीक है, यानी एक सेक्शन अपनी क्लास की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। 12वीं कक्षा का एक सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा? 12वीं कक्षा का एक सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। तो ये कक्षा 12 तक चलेगा। अब ये बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, हर क्लास के 3 सेक्शन हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये बतानी है। तो आप इसको ध्यान से देखें। हर क्लास के 3 सेक्शन हैं और एक सेक्शन अपनी क्लास की संख्या के बराबर पेड़ लगाता है। तो पहली क्लास की बात करें तो पहली क्लास के 3 सेक्शन हो गए। अब एक सेक्शन अपनी क्लास की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा। तो 3 सेक्शन कितने पेड़ लगाएंगे? 3। दूसरी क्लास की बात करें तो दूसरी क्लास के भी 3 ही सेक्शन हैं, लेकिन दूसरी क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। तो 3 सेक्शन 6 पेड़ लगाएंगे। तीसरी कक्षा की बात करें तो तीसरी क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, लेकिन हर सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। इसका मतलब 3 सेक्शन मिलकर 9 पेड़ लगा देंगे। 12वीं कक्षा की बात करें, यह काम चलेगा पहली से लेकर 12वीं क्लास तक। 12वीं जो क्लास है उसमें 3 सेक्शन है और हर सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा। इसका मतलब 12वीं क्लास के बच्चों ने टोटल 36 पेड़ लगाए। अब हमें यह पूछा कि बताओ स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं, यानी इन पेड़ों की संख्या का आपको टोटल करना है, कुल योग ज्ञात करना है। यानी ये बनेंगे आपके 12 पद। तो आपको इन 12 पदों का योग ज्ञात करना है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर क्लास का एक पद बनेगा, तो 12 पदों का आपको जोड़ करना है, जिससे कुल लगे हुए पेड़ों की संख्या निकल के आ जाए। लेकिन ये जो पद आप देख रहे हैं वो एक समांतर श्रेणी बना रहे हैं। देखो, 3 में 3 जोड़ने से 6, 6 में 3 जोड़ने से 9, ऐसे ही 9 में 3 जोड़ने से 12 आएगा। तो ये जो संख्या बनेगी वो एक समांतर श्रेणी बनेगी, जिसका पहला पद प्रथम पद 3 बन जाएगा, सार्वअंतर डी का मान भी 3 रहेगा, और जो 12वां पद है अंतिम पद वो 36 बन जाएगा। तो हम कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करते हैं, वो सूत्र लगा देंगे। हमारे पास में कई सारे सूत्र होते हैं, बेसिकली 3 है, तो उसमें कौन सा सूत्र हम चयन कर सकते हैं आसानी के लिए? देखो, पहला पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है, यानी पहला पद मालूम है और 12वां पद मालूम है। तो 12 पदों का योग सीधे निकाल सकते हैं इस सूत्र से। Sn बराबर n/2 पहला पद प्लस nवां पद। ठीक है, तो 12 पद बन गए। 12 पदों का योग करना, तो 12/2 पहला पद प्लस में 12वें पद का मान, क्योंकि दोनों पता है। 12 में 2 से भाग चला जाएगा 6, 36 + 3 39, 39 को 6 से गुणा करेंगे 234। यानी पूरी स्कूल के बच्चों ने 234 पेड़ लगाए हैं।
ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था 17वां सवाल। 18वें सवाल की बात करते हैं। इसमें आपको एक आकृति भी बना के दी हुई है, उसी के अनुसार हम इस सवाल को देखते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए ए केंद्र से शुरुआत करनी है, उसके बाद में बारी बारी से ए और बी केंद्र लिए जाएंगे। और क्या किया गया है, त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1.0 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी ऐसी त्रिज्याएं लेकर के उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने हुए इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है वो आपको बतानी है। देखो ये कैसे बनाया गया है। सबसे पहले एक केंद्र लिया गया। अब एक केंद्र लेके 0.5 सेमी त्रिज्या लेनी है। तो ए पर प्रकार की नोक रख के 0.5 सेमी त्रिज्या खोल के एक अर्धवृत्त खींचना है, आधा वृत्त। ए को केंद्र बनाना है, 0.5 सेमी त्रिज्या लेनी है और एक अर्धवृत्त खींच लेना है। ठीक है। अब दूसरी बार क्या करना है, ए को हटा करके बी को केंद्र बनाना है। किसको? बी को। बी को केंद्र बना के 1.0 सेमी त्रिज्या लेनी है। शुरुआत में ली थी हमने 0.5 सेमी। बी को केंद्र बनाएंगे तो त्रिज्या लेंगे 1.0, यानी इसका दुगुना। 0.5 ये, 0.5 ये, 1 सेमी त्रिज्या लेनी है। अब आपको बी को केंद्र मान करके अर्धवृत्त खींचना है और दूसरी दिशा में खींचा गया है। यहां तक ये आ गया था। उसके बाद में 1 सेमी त्रिज्या लेने से ये यहां से स्टार्ट हो जाएगा। बी को केंद्र मानेंगे तो ये अर्धवृत्त 1 सेमी का यहां तक आ जाएगा। उसके बाद पुनः आपको ए को केंद्र मानना है, लेकिन त्रिज्या लेनी है 1.5। तो ध्यान से देखिएगा, 1.5 सेमी त्रिज्या लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ, ए को केंद्र बनाना है। ये 1 सेमी, ये भाग भी 1 सेमी, क्योंकि बी को केंद्र बनाया है, अर्धवृत्त है। तो ये 1, ये भी 1। ए को केंद्र बनाएंगे तो त्रिज्या बनेगी 1 और 0.5 ये, यानी 1.5 सेमी त्रिज्या लेके अर्धवृत्त खींचना है। खींच लिया। अगली बार बी को केंद्र बनाना है और 2.0 सेमी त्रिज्या लेनी है। तो ऐसे आप यदि अर्धवृत्त बनाते जाएंगे तो ये एक सर्पिल बन जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कितने अर्धवृत्त बनाने हैं ऐसे 13 बनाने हैं। तो आपको बोला गया है कि ऐसे 13 क्रमागत अर्धवृत्त ले लेंगे तो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी। ठीक है। अब देखो, जब हम पहली बार ए को केंद्र ले रहे हैं तो जो अर्धवृत्त बन रहा है ये इतना हिस्सा ही बनेगा। ए को केंद्र मानने से 0.5 सेमी त्रिज्या से इतना अर्धवृत्त बनेगा। इसको हम L1 मान लेते हैं। ए को केंद्र बनाए, ये बन गया L1। बी को केंद्र बनाएंगे, ये बन गया L2। पुनः ए को केंद्र बनाएंगे, ये बन गया L3। पुनः बी को केंद्र बनाएंगे, ये बन गया L4। ये है अर्धवृत्त। अब जानते हैं पूरे वृत्त की परिधि 2πr होती है। आधे वृत्त की बात करेंगे तो 2πr का आधा यानी πr। तो अर्धवृत्त की लंबाई के लिए क्या सूत्र लगाएंगे, πr, क्योंकि सर्पिल की लंबाई पूछी है, सर्पिल की कुल लंबाई। तो इन अर्धवृत्तों से बनी हुई पूरी कितनी लंबाई बनेगी, वो बनेगी अर्धवृत्तों की लंबाइयों का योग। तो पहले अर्धवृत्त की लंबाई जब केंद्र ए लिया गया तो इसको L1 संकेत से दर्शा करके इसका सूत्र लगा देंगे। पूरे वृत्त की बट्टा में 2, यानी आधे वृत्त की πr1 हो जाएगी। पाई का मान बताया 22/7 लेना है। गुणा में जब ये अर्धवृत्त खींचा गया तब त्रिज्या कितनी ली गई, 0.5 सेमी। तो इतने भाग की लंबाई बन गई 22/7 गुणा 0.5 सेमी। जब दूसरा अर्धवृत्त खींचेंगे तो ये बनेगी L2 लंबाई।
जब केंद्र बी लिया गया है तो L2 लंबाई के लिए वही आधे वृत्त की लंबाई का सूत्र लगा देंगे पाई आर। लेकिन अब त्रिज्या कितनी होगी? 22/7 गुणा 1.0 सेमी। त्रिज्या बनेगी 1.0। जब हम तीसरा अर्धवृत्त खींचेंगे केंद्र ए लेकर के तो इसकी लंबाई को L3 बोला गया, सूत्र वही है, मान रख देंगे 22/7, लेकिन त्रिज्या बनेगी 1.5 सेमी। ये काम चलता रहेगा हमारा 13 अर्धवृत्तों तक। ठीक है। अब कुल सर्पिल की लंबाई कैसे निकलेगी? इन सभी का हम योग कर देंगे, इन सब का योग करेंगे। कुल सर्पिल की लंबाई का मतलब L1 लंबाई प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 अप टू L13, 13 तक, क्योंकि 13 अर्धवृत्त खींचे जाएंगे तब जाके सर्पिल बनेगा। अब इन सब का योग करना है, 13 पदों का योग। L1 का मान रख दिया, L2 का, L3 का। ये 13वें पद में भी कोई ऐसा मान आएगा, हम इसको 13वें पद का मान लिख देते हैं, क्योंकि त्रिज्या कितनी बनेगी वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सीधे लिख सकते हैं कि 13वें पद का कोई मान आएगा, वो लिख देंगे। सभी पदों में 22/7 आएगा, तो इसको कॉमन ले लिया। पहले में बचेगा 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5, ऐसे 13वां पद भी आएगा, उसके अंदर हम त्रिज्या का मान रख देंगे, 13वें पद के लिए त्रिज्या। ठीक है। 22/7। यहां पर आपको ये 13 पद हैं, इसमें जो भी संख्यात्मक मान बन रहे हैं उनका योग करना है। तो 13 पदों के लिए सूत्र कौन सा लगाएंगे? n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d, सूत्र लगा देंगे। 13/2 गुणा 2 गुणा a प्लस n-1 गुणा d का मान भी 0.5 ही है। सार्वंतर देखिएगा, जो त्रिज्या है वो 0.5 बढ़ती जा रही है, तो d का मान 0.5। ठीक है। 2 गुणा प्रथम पद भी 0.5। ये मान आप निकालेंगे तो देखो 0.5 का दुगुना 1, 13 में से 1 कम किया 12, 12 का 0.5 से गुणा 6, बाहर 13/2। अब ये संख्या गुणा ये संख्या गुणा ये संख्या, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार ये कट जाएगा, 11 गुणा 13 143 बन जाएगा। इसका मतलब जब 13 अर्धवृत्त खींच लिए जाएंगे तो जो सर्पिल तैयार हुआ उसकी लंबाई बनेगी 143 सेमी। 143 सेमी। ये आपका सवाल था, सवाल नंबर 18। 19 का सवाल देखिए। 19 के में बोला है कि 200 लकड़ी के लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 18 हैं। एक आकृति बना के दी हुई, आप इसको ड्रॉ कर लेना। ये लट्ठे 200 हैं टोटल, वो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं ये बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये बताना है। ठीक है। आप जानते हैं फल वगैरह यदि जमाए जाते हैं कैरेट्स में तो वो भी इसी तरीके से जमाए जाते हैं। आपने शॉप पे देखा होगा कि नीचे ज़्यादा की रो बना दी, उसके ऊपर छोटी रो बन गई, उसके ऊपर एक और छोटी रो बन गई, उसके ऊपर एक और छोटी रो बन गई। इस तरीके से रो सेट की जाती हैं ताकि आराम से उनको रखा जा सके। ऐसे ही लकड़ी के लट्ठे रखे गए हैं। जो शुरुआत वाली नीचे वाली पंक्ति है उसके अंदर 20 रखे गए हैं, उससे ऊपर वाली में 19 रखे गए हैं, उनके बीच बीच में। ठीक है, एक कम हो गया। उससे ऊपर वाली में एक और कम हो गया, 18 रखे गए हैं। तो आपको यह बताना कि ये टोटल यदि 200 हों तो कितनी पंक्तियों में इनको रखा जा सकता है और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने होंगे। ठीक है। तो आप यदि देखें
तो पहला पद 20 बना, सबसे नीचे वाली से शुरुआत कर लें। उससे ऊपर वाली में 19 एक कम हो गया, उससे ऊपर वाली में 18 एक और कम हो गया, उससे ऊपर वाली में 17 एक और कम हो गया। तो ये जो संख्याएं बन रही हैं, हर पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ये एक समांतर श्रेणी बना रही है जिसका पहला पद 20 है। और सार्वत्रिक अंतर की बात करें तो वो -1 है, एक कम होता जा रहा है। तो a का मान 20, d का मान -1, जिसको हम यूज करेंगे। अब हमें यह नहीं मालूम कि ये कितनी पंक्तियां हैं जिसमें 200 लट्ठे पूरे आ जाएंगे। तो ये मान के चलिए इसमें कि माना n पंक्तियां बनाई गई हैं जिसमें सभी में 200 लट्ठे सेट हो गए हैं, यानी हर पंक्ति के पदों को जोड़ें तो सबका जोड़ 200 आना चाहिए। यानी कुल n पदों का योग कितना आएगा? 200। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, सभी लाइंस में रखे हुए लट्ठों को हम जोड़ेंगे तो 200 आना चाहिए, क्योंकि कुल 200 रखने हैं। तो इसका मतलब n पंक्तियों में रखे गए लट्ठों की संख्याओं का योग, n पदों का योग कितना बनेगा? 200। तो ये मान लेंगे। प्रश्नानुसार माना कि n पंक्तियों में कुल 200 लट्ठे रखे जाते हैं, ये n पंक्तियां हैं, तो कुल n पदों का योग 200 बन जाना चाहिए। ठीक है, ये एक जानकारी है। अब हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक पंक्ति में लट्ठों की संख्या नीचे वाली पंक्ति से एक कम है, तो ये एक समांतर श्रेणी बनेगी और इसका पहला पद 20 हो जाएगा, सार्वत्रिक अंतर d का मान -1 हो जाएगा। अब सूत्र में मान रखना है, सभी n पदों का योग 200 आना चाहिए। n पदों के लिए सूत्र लगा देंगे, n/2, 2 गुणा a प्लस n-1 गुणा d। a मतलब पहला पद, d मतलब -1, बराबर में 200 रख दिया। ये n/2, 20 गुणा 2 मतलब 40, -1 को अंदर दोनों पदों से गुणा कर दीजिए। -1 गुणा n माइनस का n, -1 गुणा -1 प्लस 1 बराबर 200। यहां इसका मान देखें, 40 प्लस 1 यानी 41 माइनस n। बाहर n को रख लीजिए, ये 2 यहां पे भाग में है तो इसके गुणा में भेज दीजिए, तो 200 दूनी 400, बाहर n अंदर 41 माइनस n बराबर 400। n को अंदर गुणा कर देंगे तो 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400। अब इन दोनों को इधर ले आते हैं ताकि n स्क्वायर प्लस का हो जाए, 41n माइनस का हो जाए और प्लस का 400 रहे। ये वास्तव में इस तरीके से बनेगा, 0 बराबर n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ऐसे। तो 0 इसके बराबर है, इसका मतलब ये चीज 0 के बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। आपको पता है मध्य पद के 2 टुकड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक टुकड़ा बनेगा माइनस का 25 और एक बनेगा माइनस का 16। दोनों को जोड़ने से माइनस के 41 बन जाएंगे और दोनों को गुणा करने से बाहर वालों पदों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ये गुणनखंड विधि जानते हैं आप, पहले से सीख के आ चुके हैं। दोनों पदों में से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 बचेगा, माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 फिर से बचेगा, बराबर 0। 2 गुणनखंड बन गए हैं, n माइनस 25 और n माइनस 16। ठीक है, दोनों गुणनखंड हैं, इनका गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये गुणनखंड 0 है। तो हम दोनों संभावनाएं लेके चलते हैं, या तो n माइनस 25 बराबर 0 या फिर n माइनस 16 बराबर 0। यहां से निकलेगा n बराबर 25 या फिर n बराबर 16। याद कीजिए n क्या था? n थी पंक्तियों की संख्या। इसका मतलब या तो नीचे से लेकर के ऊपर तक 25 पंक्तियां बनी हैं या फिर नीचे से लेकर ऊपर तक 16 पंक्तियां बनी हैं। अब दोनों में से कौन सा मान सही है वो हम निकालेंगे। अब
ठीक है, या तो 25 पंक्तियों में 200 लट्ठे आएंगे या 16 पंक्तियों में 200 लट्ठे आएंगे, दोनों में से एक बात सही है। n का मान ऋणात्मक तो आ ही नहीं रहा है, तो तुम यहां से तो मना कर ही नहीं सकते हो, आपको जांच करनी पड़ेगी। तो हम देख लेते हैं कि 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे बन पा रहे हैं। इसका मतलब 25वां पद निकाल लें। 25वां पद यानी 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे पड़े हैं वो देख लेते हैं। तो a25 का मान निकालोगे तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d सूत्र से a प्लस 24d बनेगा। a का मान रख देंगे नीचे वाली बिल्कुल पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या 20 प्लस 24 गुणा d का मान माइनस 1, एक एक लट्ठा कम होता जा रहा है ऊपर तक, मान बनेगा 20 माइनस 24 यानी माइनस 4। क्या निष्कर्ष निकला बात का कि जो 25वीं पंक्ति है ऊपर ही ऊपर, उसमें माइनस के 4 लट्ठ पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो असंभव बात है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है कि माइनस के 4 लट्ठे पड़े हैं। इसका मतलब ये मान संभव नहीं है। 25वीं पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे नहीं हो सकते हैं, ये असंभव मान है। इसका मतलब n का मान 25 नहीं हो सकता है। 25वीं पंक्ति में माइनस के 4 लट्ठे नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब n का मान 25 नहीं हो सकता है। n बराबर 16 लेते हैं तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे पड़े हैं वो देख लेते हैं। सूत्र वही है, a प्लस 15d बनेगा। 20 प्लस 15 गुणा माइनस 1, 20 माइनस 15 यानी 5। तो ये एक निष्कर्ष वाली बात है कि जो 16वीं पंक्ति है ऊपर, उसमें 5 लट्ठे पड़े हैं। 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे पड़े हैं, ये एक जायज बात है। तो इसका मतलब ये जो मान निकल के आ रहा है वो गलत है। ये किस कारण से आ रहा है? इस n के मान 25 की वजह से आ रहा है। इसका मतलब n बराबर 25 संभव नहीं है, तो n बराबर 16 संभव है। ठीक है, n बराबर 16 होने का मतलब क्या हुआ कि 16 पंक्तियों में 200 लट्ठे सेट हुए हैं। और ये भी पूछा था कि बताओ सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने हैं, यानी 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे पड़े हैं। तो ये हम पहले ही निकाल लिए हैं, 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे पड़े हैं। तो दोनों बातें आप निष्कर्ष के रूप में लिख दें कि कुल पंक्तियों की संख्या 16 है और 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 19वां सवाल। 20 के सवाल को देखें ठीक से, काफी बड़ा सवाल बना है, इंटरेस्टिंग है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए आकृति 5.6। एक आकृति बना के दी हुई, उसमें आपको ठीक तरीके से समझाया गया है कि पूरी रेखा पर 10 आलू हैं। जो प्रारंभिक बिंदु है दौड़ का, जहां से दौड़ स्टार्ट करेगा कोई भी कंपटीटर यानी प्रतियोगी, तो वो बाल्टी से स्टार्ट होगा। प्रारंभिक बिंदु है, वहां पर एक बाल्टी रखी हुई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। लेकिन पहला आलू 5 मीटर दूर रखा गया है और बाद वाले जो आलू हैं वो 3-3 मीटर के गैप से रखे गए हैं और कुल आलू 10 रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो आपसे यह पूछा कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, उसको सभी 10 आलू रखने के लिए कुल कितनी दौड़ कर लेनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखते हैं, वो यहां से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से। जो भी कंपटीटर है वो यहां से स्टार्ट होगी और हर आलू को उठा के इसके अंदर रखेगी। प्रारंभिक बिंदु बाल्टी हो गया। पहले आलू को बाल्टी में रखने के लिए कितनी दौड़ करनी पड़ेगी? वो यहां से चलती है, पहला आलू यहां है तो 5 मीटर दूर आएगी, आलू को उठाना है और 5 मीटर दौड़ के वापस इसके अंदर रखना है। इसका मतलब एक आलू यानी पहला आलू रखने के लिए उसको 10 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी, 5 जाने की और 5 आने की। ठीक है, तो पहला पद बन गया 10 मीटर वाला।
दूसरे आलू की बात करते हैं कि दूसरा आलू बाल्टी में रखेंगे तो कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो देखो, वो पहले आलू को रखने के बाद में यहाँ पे है, दूसरे आलू के लिए पहले उसको यहाँ आना पड़ेगा, यानी 5 मीटर चलना ही चलना है, फिर 3 मीटर और चलना पड़ेगा, 5 + 3 8 मीटर, और वापस जाना पड़ेगा 8 मीटर, यानी टोटल कितनी हो गई 16 मीटर। कैसे निकाला गया? 5 ये और 3 आगे वाली और उसका दुगुना, क्योंकि जाना भी है और वापस आना है। ऐसे तीसरे आलू के लिए जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? 5 तो ये और 3 का दुगुना ये, और फिर ये बनने के बाद में डबल, क्योंकि 5 + 3 + 3 11, और 11 का डबल 22। तो तीसरे आलू के लिए 22 मीटर उसको करना पड़ेगा, चौथे के लिए 28 करना पड़ेगा, पांचवें के लिए 64 करना पड़ेगा, सॉरी 10वें के लिए 64 करना पड़ेगा। आप आसानी से देख सकते हैं ये मान कितना बनने वाला है। चौथे के लिए 3 × 3 बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, चौथा आलू पड़ा है तो 3 3 6 3 9, 9 और 5 14, और 14 का डबल 28। तो चौथे के लिए 3 बार 3 मीटर आया है, पांचवें के लिए 4 बार आएगा, छठे के लिए 5 बार आएगा, सातवें के लिए 6 बार आएगा, तो 10वें के लिए 9 बार आएगा 3 मीटर। तो 9 × 3 ये तो हो गई यहां से यहां तक, प्लस में 5 ये 32, तो 32 तो जाने की और 32 आने की, 32 32 64 हो गई। अब कुल दूरी निकालनी है आपको, इसका मतलब इन सभी पदों का जोड़ करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पहला पद मालूम है, 10वां पद भी मालूम है, तो इन सभी 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा सकते हैं n/2 पहला और 10वां, ठीक है, a + an वाला। तो a का मान 10 और nवें यानी 10वें पद का मान 64। 10 में 2 से भाग चल जाएगा 5 बार, ये गुणा में 74 हो जाएगा, 74 × 5 करने से 370 हो जाएगा। इसका मतलब उसको टोटल 10 आलू रखने के लिए 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।